हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, क्लास 10th के लिए जो बुक्स है वह एक तो है एनसीईआरटी और दूसरा है गणपत राय पब्लिकेशंस की आर डी शर्मा। तो हम जो इस वीडियो में जो भी कंसेप्ट समझेंगे वो आर डी शर्मा की बुक के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। तो बेसिकली जो हमारा पहला चैप्टर है वह है रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो देखिए, रियल नंबर पढ़ने से पहले हमें इन नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और यह रियल नंबर कहाँ से आया। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें नंबर्स के बारे में जानना है, तो बेसिकली नंबर्स की दो कैटेगरी होती हैं। पहला जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स और दूसरा जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो बेसिकली देखिए, इमेजिनरी नंबर्स है तो ये सिर्फ इमेजिन करे जा सकते हैं, ये रियलिटी में तो होंगे नहीं। तो इन नंबर्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो क्लास 11th में जाकर पढ़ते हैं। तो जब नंबर्स को हम शो ऑफ करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, a प्लस आयोटा b। तो जिसमें आयोटा और ये b वाली जो बात है इसी को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर्स। और जो ये आगे लिखा हुआ है a, ये बिलोंग करता है हमारा रियल नंबर्स से। अब बेसिकली किसे हम रियल नंबर्स कहते हैं? तो रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। यानी कि ये वे नंबर होते हैं जो कि रिप्रेजेंट हो जाएंगे नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। यानी कि ये वो नंबर है जिसे कि हम नंबर लाइन पे शो ऑफ करके दिखा सकते हैं। और ये पहली बात हमने पहले कह दिया, इमेजिनरी नंबर है तो इन्हें हम नंबर लाइन पर दिखा ही नहीं सकते। अब देखिए, रियल नंबर को बांटा गया दो अलग अलग कैटेगरी में, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। देखिए, जितने भी नंबर्स के बारे में हम जान रहे हैं ये सारे के सारे नंबर्स हम पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ हम इसका एक बार रिवीजन कर रहे हैं। अब देखिए, रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? वे नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जिसमें q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और जिसमें p और q क्या होंगे, ये इंटीजर्स की फॉर्म में लिखे गए नंबर्स होंगे। सो p बाई क्यू क्या हो जाएगा? p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे गए वे नंबर जिसमें कि q 0 के बराबर ना हो, ऐसे नंबर्स कहलाए जाते हैं रैशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कौन से हो जाएंगे? जो इसके विपरीत होंगे, जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए, तो ऐसे नंबर्स हो जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। लेकिन ये दोनों ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इर्रेशनल नंबर्स जैसे कि √2, √3, √5, इन्हें किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे ये हमने क्लास 9th में पढ़ लिया था कि क्लास 9th में कि किस तरीके से हम √2 को रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर्स को हम आसानी से रिप्रेजेंटेशन पे जो हमारी नंबर लाइन होती है उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली इसमें क्या समझना होता है कि 0 पूछा जाता है कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो हमारा जवाब होगा बिल्कुल 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि 0 को हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर से बताया कि q यानी कि डिनोमिनेटर में जो इंटीजर है वह 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में भले ही 0 हो जाए। इसका मतलब 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अब देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है 14, तो पूछा जाए कि क्या ये 14 रैशनल है, तो बिल्कुल 14 भी रैशनल है। हम इसके नीचे 1 लगाकर भी इस तरीके से p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं इंटीजर्स पे और फ्रैक्शंस पे। तो देखिए, फ्रैक्शंस जिसमें कि डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है और p बाई क्यू इस फॉर्म में भी नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें कि डिनोमिनेटर यानी कि q की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। और यह जो इंटीजर्स होंगे जैसे कि मान लीजिए -3, -10, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब इसके अलावा अब हम यहाँ पर लिख देंगे 4, 7, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे। तो देखिए, इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और 0 भी। यानी कि नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ये नेगेटिव इंटीजर हो गए, 0 अलग से यहाँ पर रह जाता है। अब देखिए, फ्रैक्शन की बात करें तो देखिए, फ्रैक्शन p बाई क्यू की फॉर्म में प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर किसे कहते हैं? मान लीजिए कि कोई रिप्रेजेंटेशन हमने a बाई b इस फॉर्म में लिखी है, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे 4/7। तो अब देखिए, 4/7 में यदि डिनोमिनेटर बड़ा है यानी कि b इज ग्रेटर देन a, तो इस केस में यह फ्रैक्शन क्या कहलाएगी? हमारी प्रॉपर कहलाएगी। इम्प्रॉपर क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। यानी कि लिखा हुआ है 8/3, तो अब यहाँ पर a बाई b की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन तो होगी, लेकिन यहाँ पर अब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो मिक्स फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर की ही एक फॉर्म रहती है, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे कि आपने इसे पहले भी पढ़ रखा है। देखिए, हम इसे किस तरीके से लिखते हैं? 2 होल 2/3। तो ये क्या हो जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म हो जाती है।
अब देखिए नेचुरल नंबर और जीरो, ये किसे बोलेंगे हम नेचुरल नंबर? यदि वह नंबर लाइन पर पॉजिटिव नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हों और 1 से इन्फिनाइट तक जाते हैं तो ये सारे के सारे नंबर हमारे कहलाते हैं नेचुरल नंबर। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि नंबर लाइन पे 1 से स्टार्ट हो रहे हो और इन्फिनाइट तक जाते हो, ऐसे नंबर्स की टोटल सेट को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। और अगर इसके अलावा हम इसमें जीरो भी इंक्लूड कर दें तो ऐसे नंबर्स हमारे टोटल क्या बना देंगे? होल नंबर बना देंगे। यानी कि जीरो से लेकर यहाँ तक के जितने भी नंबर होंगे ये सारे हमारे होल नंबर, और अगर 1 से लेकर यहाँ तक के जितने भी नंबर होंगे तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक समझ लिया। अब देखते हैं प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। तो बेसिकली पिछली क्लासेस में आपने यह भी पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ 2 ही होते हैं। एक तो वह इटसेल्फ यानी कि वह नंबर खुद उसका फैक्टर होगा, और इसके अलावा उसका एक और फैक्टर होगा, डेट इज योर 1। यानी कि इनके कितने फैक्टर्स पॉसिबल है? ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स पॉसिबल। और फैक्टर्स कितने होंगे? 2 ही। और वो कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा और वो नंबर इटसेल्फ। अब अगर हम बात करें कि प्राइम नंबर की, क्या 1 प्राइम नंबर है? तो हम कहेंगे कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि देखिए 1 का एक ही फैक्टर है 1, और ये इटसेल्फ भी 1 ही है। तो इसका मतलब इसका ऑलमोस्ट हम बात करें तो इसका एक ही फैक्टर हुआ। इसके बाद बात करते हैं 2 की। और देखिए जो हम प्राइम नंबर और ये सब की बात करेंगे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को ही लिया जाएगा। 2 की बात करते हैं तो देखिए 2 के कॉमन फैक्टर, सॉरी 2 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? देखिए 1 की टेबल में आता है और ये 2 की टेबल में भी आता है। अब इसके 2 फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा 3 की बात करें तो देखिए 1 3, 4 की बात करें तो देखिए 1 2 और 4। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं जिसके 2 कॉमन फैक्टर्स है, सॉरी जिसके 2 फैक्टर्स है, 2 भी है और 3 भी है। 4 क्या प्राइम नंबर है? तो बिल्कुल नहीं। इसके अलावा 2 ही अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो इसका मतलब यह हुआ 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वह इवन नहीं होंगे, इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। वहीं अगर हम कॉम्पोजिट नंबर की बात करें तो जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो क्या 1 कॉम्पोजिट नंबर है? तो हम कहेंगे देखिए 1 कॉम्पोजिट नहीं है, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर था, अगर प्राइम भी नहीं है। 2 की बात करें तो 2 भी नहीं है कॉम्पोजिट। 3 की बात करें तो देखिए 3 भी नहीं है। 4 की बात करें तो देखिए 1 2 4, इसके 3 फैक्टर्स है, 2 से अधिक फैक्टर आ गए तो इसका मतलब कॉम्पोजिट नंबर क्या हो गया? 4। और 4 सबसे पहला यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर भी होगा। इसका मतलब क्या हो? 1 क्या है? नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ना तो ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इवन ऑड बताने की जरूरत नहीं है। इवन नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो जाते हैं और ऑड नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। या हम ये कहेंगे यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 आ जाए तो वह इवन कहलाएंगे, और यह इसके अलावा 1 3 5 7 9 आ जाता है जिसके यूनिट प्लेस पर, तो वह क्या कहलाते हैं? हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं। इसके बाद जो हमें समझना है वह समझना है को प्राइम नंबर्स के बारे में। देखिए बेसिकली को प्राइम नंबर प्राइम नंबर से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमें बस इसे यह समझना है कि ये पहली बात तो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। पेयर में एग्जिस्ट करने के बाद में 2 ऐसे नंबर जिनमें की कॉमन फैक्टर, हम क्या बताएंगे? जिनके की कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही हो, एक ही ऐसा कॉमन फैक्टर हो, तो वह नंबर क्या कहलाएगा? हमारा को प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे कि बात करें 2 और 6। अब देखिए इसके फैक्टर्स की बात करें 1 2, इसके फैक्टर्स की बात करें 1 2 3। अब देखिए इसमें 2 फैक्टर्स कॉमन हो गए, 1 भी दोनों में है 2 भी दोनों में, तो इसका मतलब ये हमारा को प्राइम नहीं होगा। लेकिन वही हम 2 और 5 की बात कर ले तो देखिए 2 में क्या कॉमन है? 1 और 2। 5 में क्या कॉमन है? 1 और 5, यानी कि फैक्टर्स हो गए 1 5। इसमें कॉमन फैक्टर क्या आया? सिर्फ और सिर्फ 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। और को प्राइम नंबर किस में एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में। को प्राइम नंबर का प्राइम नंबर से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें जो जो नंबर हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे उन सबका हमने डिस्कशन यहाँ पर कर लिया। अब आते हैं हमारे जो चैप्टर है वो किस चीज़ पर बेस्ड है और उसे अब हम समझते हैं। तो देखिए जो चैप्टर है वो रियल नंबर पर बेस्ड है, और रियल नंबर यानी कि उसके अंदर आने वाले जितने भी नंबर है हमें उस सब की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हमने पहले उसकी रिवीजन कर ली। अब देखिए जो चैप्टर में टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बेसिकली यह लेमा क्या बताता है? तो देखिए दिस लेमा इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक रीस्टेटमेंट है लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस की। देखिए हम जिस तरीके से लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करते हैं जिसमें कि यहाँ पर और यहाँ पर और ये वाली वैल्यूज, तो हम जानते हैं कि इसे क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। इसे बोलते हैं हम कोसेंट, इसे बोलते हैं हम डिविडेंड, इसे क्या बोला जाता है? डिविडेंड। और इसे हम बोलते हैं डिवाइजर।
अब देखिए इस तरीके की फॉर्मेशन और इस तरीके से डिवाइड हम पिछली क्लासेस में करते आ रहे हैं और हमें ये यहाँ पर भी यही करना है। लेकिन अगर इस चीज़ को हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया तो इसी को बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बेसिकली देखिए डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर, इसी फॉर्म में हम लिखते हैं। अगर मुझे चेक करना हो कि हमारा यह वैल्यू सही भी है या नहीं, यानी कि हमने डिवाइड सही किया है या नहीं, तो हम क्या करते हैं 9 की मल्टीप्लाई 5 से जो भी आंसर आता था उसमें रिमाइंडर को जोड़ देते थे। ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए इसे हमने नाम दिया ए का, इसे बी और कोसेंट को क्यू से रिप्रेजेंट किया और रिमाइंडर को आर से, जिसमें हमें ये समझना है कि जो ए और बी है इनका पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है, यानी ये पॉजिटिव होंगे उस केस में इस तरीके की फॉर्मेशन बनेगी। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यह कहता है कि जब कोई दो इंटीजर इस फॉर्म में दिए जाएं ए और बी की फॉर्म में, और अगर हम इसे डिवाइड की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो स्टेटमेंट ये बनती है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। अब हमें इसमें समझना क्या है, जो ये आर है ये क्या कहलाता है, हमारा रिमाइंडर कहलाता है। अब हमें ये समझना है कि अब मुझे बताइए क्या 9 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर कभी भी 9 से ज़्यादा आ सकता है? तो कभी भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए 9 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो देखिए 45, यहाँ 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 एंड 54। अब अगर मैं इन सबको 9 से डिवाइड करता हूँ तो बेसिकली आप देखेंगे अगर हमने इन सभी नंबर्स को 9 से डिवाइड करने की कोशिश करी तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 0। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगेन यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 0, क्योंकि 6 टाइम में कट जाएगा। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वह 0 से यानी कि 0 से लेकर 8 तक जा रहा है, कभी भी 9 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी डिवाइड करने के दौरान जो ये री स्टेटमेंट हम यहाँ पर फ्रेम करते हैं उसमें जो रिमाइंडर है वो कभी भी किससे ज़्यादा नहीं होगा, डिवाइजर से ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम इस फॉर्म में बात करें तो आर किससे ज़्यादा नहीं होगा, आर की वैल्यू हमेशा छोटी ही रहेगी। किससे छोटी रहेगी, डिवाइजर से। डिवाइजर यानी कि यहाँ पर किससे छोटी रह जाएगी, वैल्यू बी से छोटी रहेगी। लेकिन ये बराबर हो सकती है क्या, कभी भी बराबर नहीं होगी, लेकिन ये इक्वल हो सकती है। 0 से तो बड़ी होगी, ऑब्वियस बात है 0 से बड़ी होगी, यानी आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। लेकिन क्या ये 0 हो सकती है, बिल्कुल 0 हो सकती है। इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। तो देखिए हमने क्या रिप्रेजेंटेशन दी कि जो रिमाइंडर है वह 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा, b के बराबर भी नहीं आएगा। क्या हमने अभी जो सॉल्व किया उसमें रिमाइंडर 9 से कम आया, तो बिल्कुल नहीं, 9 से हमेशा छोटा ही रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर a और b इस फॉर्म में लिखे हों जिसमें कि a और b क्या यूनिक इंटीजर होंगे, तो जो q और r की वैल्यू आएगी वह भी यूनिक ही आएगी। यानी कि a और b के लिए अगर यहाँ पर 9 लिखा और यहाँ पर 47 लिखा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 6 आ जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। a की वैल्यू पॉसिबल है और उस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर देखिए 5 ही आएगा और यहाँ पर हमेशा 2 आएगा। तो ये अपने आप में यूनिक हो गए। इसे b नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है q और इसे नाम दिया गया है r। तो q r क्या होंगे, हमारे यूनिक इंटीजर होंगे और जो रिप्रेजेंटेशन होगी उसे हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस का r, वेयर जहाँ पर r की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हमेशा r से छोटी ही रहेगी। इसी चीज को बोला गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की। तो देखिए इसके बाद जो हमें इस चैप्टर में डील करनी है वह पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन जब हम इसके न्यूमेरिकल पे आएंगे तब हम इसे अच्छे से और समझ लेंगे कि किस तरीके से इस बात को कहा गया है। जिस तरीके से हम इसे इस री स्टेटमेंट बनाई गई है इसका क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट है इसे भी हम देखेंगे। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है कि एल्गोरिदम क्या है, ये बेसिकली बहुत सारे इस टाइप से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जब हम इस तरीके से नंबर ऑफ सीरीज में इसकी फॉर्मेशन को लिख देते हैं प्लस का आर, यानी कि जब बहुत सारी सीरीज इस फॉर्म में बनेंगी तो जो हमें लास्ट में जाके डिजायर्ड जो रिजल्ट मिलेगा उसमें जो हमारा वैल्यू निकल कर आएगी वो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, हमारी HCF की वैल्यू निकल कर आती है। इस बात को बताता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो जब हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, सपोज कर लीजिए कि जैसे ये ऊपर गिवन क्वेश्चन है, अगर मुझे इसी का एग्जांपल लेके आपको समझाना हो तो देखिए यहाँ 47 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है।
अब तक हम किस तरीके से HCF निकालते थे, कुछ इस फॉर्म में HCF निकालते थे। तो यहाँ हो गया 47 इक्वल्स 9 इंटू 5 प्लस का 2। अब हम क्या करते थे, इस 2 को यहाँ लिखा, 9 को इधर लिखते हैं, 2 4 जा 8, यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए, अब नीचे वाले को ध्यान से देखें तो 9 यहाँ आ गया है और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और Q की वैल्यू 4 प्लस का 1। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले एक सीरीज थी, उसके बाद में दूसरी आई, अब जो लास्ट स्टेप आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 1 2 जा 2 और ये 2 से कट जाएगा। इसका मतलब अब क्या बना, 2 इक्वल्स 1 इंटू 2 प्लस का 0। तो देखिए रिमाइंडर क्या है, 0 आ गया। इसके बाद में जो भी वैल्यू यहाँ पर हमारी किसकी बनेगी, b की वैल्यू बनेगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इस बात को जो बताता है उसे बोला गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है वह बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा के ही एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए हमने इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ना था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ना था, किस तरीके से इसे अप्लाई करते हैं। देखिए हमने प्रीवियस क्लासेस में HCF LCM जरूर निकाले हैं, लेकिन अब हमें जो निकालना है वह यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बेसिस पे निकालना है। इसके बाद जो हमें इसमें पढ़ना है चैप्टर में, वह पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन को। तो बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन को पढ़ना है तो उससे पहले हमने प्राइम नंबर्स पढ़े, और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हमें इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसे और फर्दर हम इसे ब्रेक नहीं कर पाए। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 140। अब देखिए 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 70, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि क्या ये प्राइम फैक्टर्स है तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्या ये 70 प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। हमें इसे जब तक सॉल्व करके रखना है, इतना छोटा बना देना है फैक्टर्स की फॉर्म में कि जितने भी नंबर यहाँ पर दिखाई दे मल्टीपल में, वो सारे सारे क्या हो, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ही हो। यानी कि 2 इंटू, इसे क्या लिखेंगे 2, यानी कि 70 को क्या बना देंगे हम यहाँ से 2 इंटू 35। अब देखिए 35 भी प्राइम नहीं है, तो अब इसे क्या लिख देंगे 5 इंटू का 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू का 7। तो अब ये क्या बनेगा, हमारा प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हमें इस चैप्टर में करके दिखानी है। यानी कि इसके बाद हमें जो पढ़ना है वह इसमें प्राइम फैक्टर्स के बारे में जानना है। और जो लास्ट टॉपिक इसका बच जाता है, उसमें हमें जो हमने यहाँ पर पढ़ा था रेशनल और इरेशनल को, उसमें कुछ गिवन फॉर्म में जो नंबर दिए जाएंगे जैसे कि √2, √3, √5, इनको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो बेसिकली इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिसे हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसे हम क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखिए क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ से 0 लेते थे, फिर यहाँ 1 बनाते थे, फिर उसके बाद में इस तरीके से ट्रायंगल बना लेते थे। कंपास की मदद से यहाँ पर इस तरीके से √2 को रिप्रेजेंट कर देते थे। ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू आती थी √2। इस तरीके से हमने फॉर्मेशन क्लास 9th में सीखी थी। यानी कि ये नंबर बिल्कुल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो इसके बाद हमें जो समझना है इस चैप्टर में, वह रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में समझना है कि किस तरीके से हम नंबर्स को प्रूव करेंगे कि वह रेशनल है या इरेशनल। इसके बाद जो लास्ट हमें इसमें पढ़ना है, वह पढ़ना है कि कोई भी नंबर यदि c/d की फॉर्म में दिया जाए तो हम कैसे बताएंगे कि उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, या हम कैसे बताएंगे कि वह नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो इसके बारे में भी हम इस चैप्टर के लास्ट में जो टॉपिक रहेगा उसमें हम जानेंगे, जिसमें कि हमें पता होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर होता है, यदि वह नंबर रेशनल है यानी वह उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेट होगी या नहीं, वो 2 और 5 की फॉर्म में रहती है। अब यह 2 कितनी भी बार आ सकता है और 5 कितनी भी बार हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 ना हो, सिर्फ 5 हो। एक एग्जाम्पल लेकर अगर हम समझें, जैसे कि अगर हमसे कहा जाए कि 13/125 और हमें बताना है कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगी जो डिनोमिनेटर की, वो किस फॉर्म में आएगी, या हम ये बताएं कि ये जो नंबर बनेंगे जो p/q की फॉर्म में जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगी वो टर्मिनेट होगी या नहीं होगी। तो बेसिकली हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ डिनोमिनेटर की तरफ देखेंगे। तो 125 का प्राइम फैक्टर्स करें तो 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो बिल्कुल। अगर सिर्फ और सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 हो या इन दोनों का ही क्या हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तब भी हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगी वह टर्मिनेटिंग बनेगी। यानी कि ये नंबर कहीं ना कहीं जाकर डिवाइड होने के बावजूद इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो लास्ट जो रहेगा हमारा इस टॉपिक में इसी चीज़ को समझना रहेगा। तो देखिए हमने इंट्रो पार्ट में इतने पॉइंट्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस के साथ में बाकी जो भी कंसेप्ट होंगे उसे समझेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में यहाँ तक के टॉपिक में कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं,
और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।